दोस्तों एनसीईआरटी सीरीज हम चला रहे हैं तो उसका पहला चैप्टर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पिक किया है और उसके दूसरे लेक्चर में हम पहुंच गए हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल और अदर चीजें देखी थी। अब हम यहाँ पर इस लेक्चर में बोर का मॉडल देखने वाले हैं। ठीक है। तो बोर का मॉडल जो है हमने कुछ चीजों पे बात की थी कि जैसे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या होता है, जो कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से सीखा था। तो अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए तो पहले एक चीज ये देख लेते हैं कि हाँ, मैक्सवेल मैक्सवेल ने ही प्रपोज किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। जो कि जैसे उन्होंने बताया था ना कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या करता है अगर उसको हम एक्सीलरेट कराएं, ठीक है, बहुत तेज गति से उसको स्पीड में अगर एक्सीलरेट कराते हैं, ठीक है, मे भी कोई हाई वोल्टेज उसके अराउंड लगा दें अगर, है ना, उससे तो जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट करता है तो वो रेडिएशन रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और वो अपनी एनर्जी लूज करते रहता है। ठीक है। तो यही कारण था कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो अ, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है। उसके ड्रॉबैक्स आए कि जो पार्टिकल था, हमारा इलेक्ट्रॉन था, वो उस ऑर्बिट में एनर्जी लूज कर रहा है बिकॉज वो बहुत हाई वेलोसिटी से, वो स्पीड से चल रहा है, तो वो एनर्जी लूज कर रहा होगा तो अल्टीमेटली उसको न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है ना। तो वही चीज बाद में बोर मॉडल समझाते हैं कि क्यों वो एनर्जी लूज नहीं करता है। तो यहाँ पर पहले हमने समझा कि जो मैक्सवेल थे उन्होंने एक पूरा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझाया है ना, कि वही चीज जो मैंने बताई, सजेस्टेड दैट व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड ट्रांसमिटेड। ठीक है। तो इसी को इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा। ठीक है। जो रेडिएशन ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, जो एक्सेलरेट जब कराते हैं तो जो रेडिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा गया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेव है इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी है। ठीक है। ये रेड वाला जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और ये ब्लू वाला जो है ये मैग्नेटिक कंपोनेंट है। ठीक है। तो और ये इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में ये प्रोपागेट कर रही है। ठीक है। जो वेव है। अच्छा, अब आते हैं कि ऑल्दो यहाँ पे जो बताया गया, ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, विल कंसिडर हियर ओनली अ फ्यू सिंपल प्रॉपर्टीज। तो हमने देखा कि जो द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो हमने अभी बात की, और उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। ऑल राइट। तो हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एक और बात कि अनलाइक साउंड वेव्स या अदर वेव्स को जरूरत होती है किसकी, कोई मीडियम की, है ना, दे रिक्वायर मीडियम, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ठीक है। वो वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। इट इज नाउ वेल established दैट देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं विच डिफर फ्रॉम वन अनदर इन वेवलेंथ। ठीक है। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से वो डिफर करते हैं। ठीक है। जैसे विजिबल लाइट है, विजिबल जो स्पेक्ट्रम है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है एक तरह का। ठीक है। इंफ्रारेड वो एक तरह का, यूवी वो अलग तरह का, रेडियो वेव वो अलग तरह का। तो इस तरह से कई तरह के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो पूरी श्रृंखला होती है अलग अलग वेवलेंथ की, है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को हमने बोल दिया है एक स्पेक्ट्रम। ठीक है।
ये एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो वहाँ उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी भी आता है, ठीक है ना, जो कि यूज होता है फॉर ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, माइक्रोवेव होता है जो हम माइक्रोवेव यूज करते हैं हीटिंग वगैरह के लिए। ठीक है, इंफ्रा होता है, यूवी होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन होता है। तो और विजिबल लाइट जो हम जानते हैं, हमारी जो वाइट लाइट है जो सनलाइट से हमें मिलती है। तो ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, रेडिएशन का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो ये है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ हम जानते हैं कि ये इस तरह का एक ये वेवलेंथ हो गया। ठीक है, तो ये एक पूरा का पूरा इसको बोलेंगे लैम्डा, ये जो पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जो एक साइकिल इसने पूरा कंप्लीट किया है, इसको बोलेंगे लैम्डा। ठीक है, तो जो हमारी लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं, उनकी आप देखोगे तो उनकी वेवलेंथ ज्यादा बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है वो। ठीक है, 10⁻8, 10⁻6, 10⁻4, है ना, इस रेंज में रहती है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप रेडियो वेव्स में आ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जो एफएम है या एएम है। ठीक है, ये इस रेंज में टेन टेन मतलब 1 से लेकर 100। ठीक है, इस तरह से माइक्रोवेव देख सकते हैं आप कि 0.01 के रेंज में है। आईआर इसी तरह है। विजिबल रेंज हमारी 400 से 750 नैनोमीटर के रेंज में आती है। नैनोमीटर यानी 10⁻⁹ ठीक है, इस रेंज में आती है पूरी विजिबल स्पेक्ट्रम जो है। उसके बाद फिर यूवी है, एक्सरे है, गामा रे है। ठीक है, तो हाँ, और आप चाहो तो इसको मतलब एनर्जी से के भी टर्म में समझ सकते हैं कि एनर्जी हम जानते हैं क्या होता है, Hc/λ, है ना। एच कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, सी तो स्पीड ऑफ लाइट, और लैम्डा जो है हमारा वेवलेंथ। तो लैम्डा जितना कम होगा, एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, एनर्जी का अगर आप क्रम देखें तो एनर्जी इस तरह से, ये गामा रेस, एक्स रेस, है ना, जो लेफ्ट साइड में है, उनकी एनर्जी काफी ज्यादा है। ठीक है, लैम्डा बहुत कम है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। ठीक, और ये जो है न्यू, जो फ्रीक्वेंसी की जो हम बात कर रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना नंबर ऑफ वेव्स जो है वो ट्रेवल करती है वेव, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव आप देख सकते हैं कि ये जो है लॉन्गर जो रेडियो वेव है उसके लिए कम है। ठीक है, अ, और उसके बाद आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो धीरे 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 इस साइड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वो तो बढ़ेगी राइट टू लेफ्ट। ठीक है, बट लेफ्ट टू राइट जो है वो वेवलेंथ बढ़ेगी। तो ये हो गया हमारा पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। क्या एसआई यूनिट जो है वो वेवलेंथ की वो मीटर में देखी जाती है। ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट ये हमने बात कर ली ली थी, है ना, एनर्जी और उसमें हमने रिलेशन देखा। तो यहाँ पर एनर्जी सी, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो ये रिलेशन जो है हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और क्वांटिटी है वेव नंबर, जिसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में काफी यूज करते हैं, है ना, जिसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर जो कि सीधा सीधा जो है क्या होता है, लैम्डा के रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जैसे 1 मीटर में आप बोलो, 1 मीटर में कितने वेवलेंथ है ना, मान लो 10 लैम्डा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वेव नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे एसआई यूनिट्स वैसे जो है पर सेंटीमीटर में होती है।
ठीक है, तो SI यूनिट पर सेंटीमीटर है यहाँ पर। एक प्रॉब्लम छोटी सी देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने दिया है विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हार्स। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, तो यहाँ पर वेवलेंथ यहाँ पर बतानी है और किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से ये बिलोंग करता है ये हमें बताना है। ठीक है, तो वही जो हमने फॉर्मूला देखा था, लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। ठीक है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे दी हुई है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रखेंगे और सी की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये किस में आता है, ये रेडियो वेवलेंथ में आता है। ठीक है, हमने देखा था ना, रेडियो वेवलेंथ 10⁻0 से और उसके बाद 10⁻2 में तो 10⁻2। ठीक है, इसमें जो है या 10⁻3 तक आ रहा था, यहाँ पे देख लो, ये रेडियो वेव हमारा है। ठीक है, इस रेंज में आ रहा है, तो 201 जो है अराउंड वो किस में आ जाएगा, रेडियो वेव। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर हमें वेवलेंथ दी हुई है। ठीक है, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, ये हमें फ्रीक्वेंसी में बताना है। ठीक है, 400 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको फ्रीक्वेंसी में हमने सी की वैल्यू रख दी, तो फ्रीक्वेंसी में कितना आ जाएगा, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। उसी तरह 750 नैनोमीटर उसको भी रखेंगे, तो वहां हमें क्या मिल जाएगा, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये किस स्पेक्ट्रम में आ रहा है, विजिबल स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो इस तरह आप नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। ठीक है, वेव नंबर और लैम्डा ये सब पता करना है, और स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स है। अब आते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी। ठीक है, तो हमने देखिए क्लासिकल जो मैकेनिक्स थी, ठीक है, वहां तो हम वेव लाइक नेचर जो है हम समझ पा रहे थे। ठीक है, जो फेनोमेना जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना, तो ये सब हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, ये सारे टॉपिक्स जो है ना, डिफ्रैक्शन जैसे क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, यहाँ पर दिया भी हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। डिफ्रैक्शन इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स ऑफ द सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। तो अगर सेम फेज में है तो वो एड अप हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक वेव ये है, एक वेव ये है। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएंगे तो हमें रिजल्टेंट जो नेट मिलेगा वो इस तरह का, मतलब एम्पलीट्यूड उसका काफी बड़ा होगा। ठीक है, तो इनका अगर एम्पलीट्यूड ए है दोनों का, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 है इस तरह का। ठीक है, 2 और वही अगर आउट ऑफ फेज में है ये तो इन फेज, है ना। ये हम इंटरफ्रेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम देख ले रहे हैं कि हाँ एक्चुअली में क्या क्या है फेनोमेना, जो कि हम समझ सकते हैं। तो और आउट ऑफ फेज अगर है, मान लीजिए इस तरह से है, और हमने ये इस तरह से देखा है, इस तरह से, तो ये कैंसिल आउट होके क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और राइट, हाँ डिफ्रैक्शन अगर देखना चाहो तो डिफ्रैक्शन भी सिंपल है कि इस तरह से लाइट जो है वो आके और इस तरह से बेंड हो जाएगी। ठीक है, एक तरह से जैसे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, लाइट ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन, उसी तरह का फैमिला फेनोमेना होता है उस तरह का। अ, तो ये हो गई बात डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की। तो ये हमें इसलिए समझना जरूरी था कि ये जो है ये वेव नेचर को डिनोट करते हैं ना, ये दोनों, ये वेव की तरह हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम पार्टिकल की बात करें कि पार्टिकल नेचर वो कैसे हमें समझ में आया, कि लाइट का पार्टिकल नेचर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्टिकल नेचर, तो वो हमें जो है प्लैंक के क्वांटम थ्योरी से हमें समझ में आता है। ठीक है, तो प्लैंक बेसिकली क्या कर रहे थे कि वो ऑब्जर्व कर रहे थे ब्लॉक ब्लैक ब्लैक बॉडी को। ठीक है, ब्लैक बॉडी को वो ऑब्जर्व कर रहे थे,
कि जिसमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर तो उसका एक जो उसका नेचर देखा गया कि लाइट जो है अलग अलग टेम्परेचर पे, ठीक है, जो उसकी इंटेंसिटी है वो डिफरेंट होती है। तो वो फेनोमेना वो सॉरी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो है उसको प्रॉपरली ऑब्जर्व किया और एक थ्योरी दी, है ना, जो कि जिससे प्लैंक का जो एनर्जी, जो डिस्क्रीट एनर्जी का थ्योरी निकल के आया कि जो है एनर्जी जो है डिस्क्रीट एनर्जी वो एच न्यू के फॉर्म में, है ना, एच यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है और एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो जो भी ब्लैक बॉडी उस ब्लैक बॉडी जो भी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेगी, है ना, या जो भी वो एमिट करेगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी न्यू के, ठीक है। और कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा, एच, ठीक। तो ये उन्होंने बताने की कोशिश की और देखा जाए तो एक तरह से क्वांटम मैकेनिक्स की नींव भी डाली हुई समझ सकते हैं ना, क्योंकि एच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक कांस्टेंट है, ठीक है। उससे हम सारी डिस्क्रीट एनर्जी की बातें करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो इन्होंने बताया कि कुछ मतलब ऐसे ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं या इवेंट्स हैं कि जिससे पता चलता है कि मतलब उसको हम क्लासिकल फिजिक्स से उसको हम समझा नहीं सकते हैं। जैसे नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी जिसको बोलते हैं, या फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये भी हम वेव नेचर से इसको नहीं समझा सकते हैं, है ना, जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में दिया है। वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, या फिर लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ फेनोमेना है जो हम क्लासिकल फिजिक्स से नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। हमें उसमें क्वांटम मैकेनिक्स को, पार्टिकल नेचर्स को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैक्स प्लैंक जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है उस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंटेंसिटी, है ना, जो इंटेंसिटी है वो जो है वेवलेंथ के साथ कुछ इस तरह से वेरी कर रही थी, बट वो हर एक टेम्परेचर पे डिफरेंट वैल्यूज दे रही थी। तो इसी को समझाने के लिए प्लैंक ने जो है अपनी थ्योरी दी, जिससे कि उन्होंने एनर्जी बताया कि एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, ठीक है। एनर्जी ई इज इक्वल टू एच न्यू का फॉर्मूला दिया है ना। तो यहाँ पर आप मतलब पढ़ सकते हैं इसको, है ना, सेम चीज वही सब चीजें बोल दी है। एट हाई टेम्परेचर एंड appreciable proportion of radiation is in the visible region of the spectrum. As the temperature is raised, a higher proportion of short wavelength is generated. For example, when an iron rod is heated in furnace, it first turns to dull red and then progressively becomes more and more red as the temperature increases, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर कैसे जो है किसी जैसे आयरन रॉड है उसका कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है, अलग वेवलेंथ का वो कलर दे रहा है, ठीक है। तो वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। This means that red radiation is most intense at a particular temperature. तो एक सर्टेन टेम्परेचर पे वो ज्यादा इंटेंस हो रहा है। और जैसे यहाँ हम देखें ना कि T1, अगर T1 जो है वो कम है, ठीक है, और T2 जो है T2 इज ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो इस वाले टेम्परेचर पे हम देख रहे हैं कि जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वो रॉड जो थी पहले वो कम इंटेंसिटी की रेड थी, ठीक है, अब उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ गई है। तो ये हम देख रहे हैं दिस मीन्स इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें कम वेवलेंथ पे हमें ज्यादा इंटेंसिटी मिल गई, ठीक है। तो इंटेंसिटी या एनर्जी डेंसिटी, है ना, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। तो यही चीज ये यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द रीजन फॉर इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन इज दैट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर एज अ रूल imperfect absorber of
रेडिएशन। तो यहाँ पर हमें वही एक मतलब प्रॉपर रेडिएशन के बारे में बताया जा रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सा पीछे से देखें, बाय लेट 1850s इट वाज नोन दैट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड kept at different temperature emit different amount of radiation. Also, when the surface of an object is irradiated with light electromagnetic, a part of radiant energy is generally reflected. As such, a part is observed and a part of it is transmitted. तो बेसिकली ये क्या है ना कि एक आइडियल आइडियल बॉडी और एक नॉन आइडियल बॉडी की बात कर रहे हैं कि कुछ बॉडी तो ऐसी होती हैं कि जिसमें जो एनर्जी आप देते हैं, ठीक है, जो हीट एब्जॉर्ब की, तो कुछ जो है वो एनर्जी लूज कर देते हैं और कुछ एनर्जी जो है वो एमिट करते हैं, ठीक है। तो वो एक नॉन आइडियल बॉडी का है, लेकिन यहाँ पर हम जब आइडियल बॉडी की बात करते हैं, आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशन, तो वो परफेक्टली जितना वो एब्जॉर्ब करेगा, है ना, ये अगर मान लो ब्लैक बॉडी है तो जितना वो एब्जॉर्ब करेगा उतना ही वो रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, एमिट कर देगा, ठीक है, इस तरह से। तो कोई भी एनर्जी लूज वगैरह नहीं होगी ना, जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतना ही एनर्जी वो एमिट कर देगी, ठीक है। इन प्रैक्टिस वैसे तो कोई ऐसी आइडियल बॉडी में परफेक्टली 100% तो नहीं मिलती है, बट कार्बन ब्लैक आर अप्रोक्सीमेट वी कैन टेक, है ना, एज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक होल की जो बात होती है, ठीक है, ब्लैक होल भी एक परफेक्ट एब्सॉर्बर है और परफेक्ट जो है एमिटर है, ठीक है। तो ये हम यहाँ से समझ सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने वही बात की, परफेक्ट रेडिएटर और, ठीक है। तो अब आगे बढ़े तो द अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी एंड इट्स स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर एट अ गिवन टेम्परेचर। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, जो हमने अभी बात की ना कि जैसे टेम्परेचर का ये जो यहाँ पे रिलेशन है उसी के बारे में ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ऑल्सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस मैक्सिमा ऑफ द कर्व शिफ्टेड टू शॉर्ट वेवलेंथ, तो ये भी हम देख सकते हैं कि जो मैक्सिमा ये है ना, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते जा रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेंज कर रहे हैं। यहाँ पर अगर उससे भी T3 मान लो कोई टेम्परेचर लाया है ना, तो इसका पीक जो है और इस तरफ जो है थोड़ा सा खिसक जाएगा, ठीक है। T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1, ठीक है। तो ये एक चीज समझने वाली है। तो मैक्स प्लैंक जो है फाइनली उनको एक सेटिस्फैक्टरी रिलेशन ये मिला कि जो एनर्जी है ना, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो बॉडी जो ब्लैक बॉडी जो ली गई थी ना, उसको जब भी लाइट से हम इंटरेक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर जो भी एटम रहेगा ना, वो एटम एक तरह से ऑस्किलेट करेगा, है ना, ऑस्किलेट होता है ना इस तरह से अपनी पोजीशन से थोड़ा राइट और लेफ्ट वो मूव करता रहता है, ऑस्किलेट करता रहता है। तो ये यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एटम है जो ऑस्किलेटर है, इसको जो भी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, है ना, एनर्जी ये एब्जॉर्ब करेगा, तो वो एक सर्टेन रेंज में ही एनर्जी को एमिट करेगा, है ना। तो उसका जो एमिशन का स्पेक्ट्रम है वो एक सर्टेन रेंज में होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑस्किलेशन इज चेंज बाय इंटरेक्शन विद ऑस्किलेटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Planck assumed that radiation could be subdivided into discrete chunks of energy, ठीक है। तो ये जो रेडिएशन ये ऐसा नहीं कि कोई भी कंटिन्यूअस या कुछ भी रैंडम एनर्जी दे रहा है ना, रैंडम एनर्जी एमिट कर रहा है, ये एक सर्टेन डिस्क्रीट चंक्स ऑफ एनर्जी को ही रेडिएट करेंगे, ठीक है। तो इसी को जो है इसी जो डिस्क्रीट एनर्जी है इसी को इन्होंने एक टर्म दिया, क्या कहा इन्होंने, क्वांटम, ठीक है।
to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, कोई एटम जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? क्वांटम में। ठीक है, ये क्वांटम में हम डिनेट डिनेट करेंगे, क्वांटम ऑफ रेडिएशन। तो इसको क्या कह सकते हैं? ई बराबर एच न्यू। ठीक है, हमने बात की भी थी कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसकी? फ्रीक्वेंसी की। और यहाँ पर एच जो है वो प्लैंक का कांस्टेंट है, ई बराबर एच टू। तो जो भी एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में होगी? ई बराबर एच न्यू या टू एच न्यू या थ्री एच न्यू, है ना? इस तरह से एक इंटीग्रेटेड टाइम्स इंटीग्रल टाइम्स ऑफ एच न्यू वो हमें एनर्जी एब्जॉर्ब होते हुए या एमिट होते हुए हमें मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लास्ट लेक्चर में हमने समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी थ्योरी है कि कोई मेटल सरफेस है, उस पे हमने कोई लाइट एमिट कराई। ठीक है, यहाँ कोई हमने लाइट एमिट कराई। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो ये मेटल सरफेस है, या जितने भी अलग अलग तरह के मेटल सरफेसेस हैं, ठीक है, उनकी एक उनका एक फंक्शन होगा। ठीक है, जिसे वर्क फंक्शन बोलते हैं, वर्क फंक्शन इसको बोलते हैं। और ये किसके बराबर होगा? ये भी तो कोई एनर्जी ही होगा, है ना? एच न्यू नॉट, जो कि यहाँ पर क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पर इन्होंने बात की है। ठीक, तो एटलीस्ट ये जो लाइट आ रही है इसकी एनर्जी एटलीस्ट एच न्यू एच न्यू की एनर्जी है, तो ये एच न्यू नॉट के बराबर होनी ही चाहिए अगर इसको एक भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराना है। ठीक है, उससे कम होने पर, मतलब अगर हम कंडीशन देखें कि एच न्यू इज लेस देन साई, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस कंडीशन में। बट एच न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साई, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन इजेक्शन हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट। तो यही बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक है, वैसे तो ये परफॉर्म किया गया था हर्ट्ज के द्वारा ना, जो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज हम पढ़ते हैं यूनिट, तो हर्ट्ज ने 1887 में इसे परफॉर्म किया था। बट इसको वो समझा नहीं पाए थे, है ना? इसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम तो दिया गया, लेकिन ये इसको अपनी जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्योरी से समझा नहीं पाए थे। बाद में इसको जो है हमारे आइंस्टीन साहब, उन्होंने जो है क्लियरली उसको एक्सप्लेन किया। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी वो उसमें इम्प्लीकेशन उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, वो हम आगे यहीं पर बताएंगे इसी में। तो ये हो गया, है ना? पहले भी हमने बात कर चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप लास्ट लेक्चर को देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो अलग अलग मेटल के ना अलग अलग वेव वर्क फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम, कॉपर, सिल्वर, क्या? तो जितना ज्यादा वर्क फंक्शन होगा, ठीक है, जितना हाई वर्क फंक्शन होगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना मुश्किल होगा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम लेकर चलें। ठीक है, तो क्योंकि हमने रिलेशन देखा था एच न्यू, इनकमिंग रेडिएशन एनर्जी, और एच न्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है ना, या वर्क फंक्शन कितना है, जो भी हमें वैल्यूज न्यूमेरिकल्स में दी होंगी, हम उसको यहाँ पर पुट करके और बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि हर्ट्ज जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो आइंस्टीन जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया
यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, वहां से ही इन्होंने किया। ये फॉर्मूला रहा, ये एच न्यू इक्वल टू एच हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर वही ये कह रहे हैं, लास्टली अ मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, consequently the number of electron ejected is also larger। सिंपल से कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा हाई नंबर ऑफ फोटॉन्स, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई नंबर ऑफ एच न्यूज आप दोगे, है ना, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की जो है संभावना ज्यादा होगी। ठीक है, जितना ज्यादा एनर्जी दोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, सिंपल सी बात। अब आते हैं डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ऑलरेडी हमने इस पे बात कर चुके हैं, है ना, कि कैसे हम वेव नेचर भी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। ठीक है, जो कि हम डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस से समझते हैं। और सॉरी, और पार्टिकल नेचर। ठीक है, जो कि हमने प्लैंक के थियरी से देखा, कैसे उन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को समझाया। फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना। तो इस तरह से हम वेव और पार्टिकल नेचर को समझ सकते हैं। सेम चीज है, और कुछ इसमें खास नहीं किया। अब देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा बहुत एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन whose frequency is 5 into 10 to the power 4 5। तो एक फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि एनर्जी एक्चुअली में कितना है। उन फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, एनर्जी हमने निकाल ली, एच की वैल्यू 6.62, 6 × 10⁻³ 34 जूल सेकेंड। ठीक है, एच न्यू से हमें एनर्जी मिल गई, और वन मोल ऑफ प्रोटॉन्स तो हम एन एवोगाद्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें पर मोल में एनर्जी हमें मिल जाएगी। ऑलराइट, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आप छोटी छोटी देख सकते हो। ठीक है, सेम जो है फॉर्मूला यूज करना है एनर्जी का। ठीक है, ऑलराइट, आई थिंक आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, प्रॉब्लम सिंपल सिंपल है। ठीक है, यूजिंग द फॉर्मूला ई इज इक्वल टू एच वी, और जहाँ भी अदरवाइज एच सी बाई लेमडा भी हम यूज कर सकते हैं। हमें वेवलेंथ पूछा है, एनर्जी दिया हुआ है, तो हम अपने हिसाब से, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये इस पे बेस्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। थर्सोल फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है न्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, और जो वर्क फंक्शन है एच न्यू नॉट। ठीक है, एच न्यू नॉट हम निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद फिर हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में रख के बता देंगे। न्यू ये हमें अपकमिंग जो रेडिएशन, इनकमिंग रेडिएशन है, उसके दे रखी है। एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, उससे फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि एविडेंस फॉर द क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, बेसिकली जो हाइड्रोजन एटॉमिक स्पेक्ट्रा और इस सब की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, द स्पीड ऑफ लाइट depends upon the nature of the medium through which it passes. As a result, the beam of light is deviated or refracted from its original path as it passes from one medium to another. It is observed that when a ray of light is passed through a prism, the wave with shorter wavelength bends more than one with longer wavelength. तो जो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें हम प्रिज्म यूज करके, है ना, लाइट को पास कराते हैं, और उसके बाद उसकी बेंडिंग देखते हैं ना, कितनी बेंडिंग हुई है। जैसे आप यहाँ पर आगे यहाँ पर देखेंगे, है ना, तो जो जिसकी जितनी ज्यादा जो है वेवलेंथ होगी, वो ना, जैसे रेड है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो वो कम बेंड करता है ना, यही बोला है ना। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ रे ऑफ white light is passed, the wave with shorter wavelength
बेंड्स मोर, है ना। तो ऑब्वियसली लॉन्गर वेवलेंथ की जो है वो कम बेंड करेगी, जैसे हमने रेड में देखा। तो सिंस ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स विद ऑल द वेवलेंथ इन द विजिबल रीजन, a ray of white light is spread out into a series of colored bands called spectrum। तो आप वही देख सकते हैं कि हमने जब जो प्रिज्म से हमने पास कराया, तो इस तरह से जो ब्लू वेवलेंथ थी, जो थोड़ा शॉर्ट वेवलेंथ थी, वो ज्यादा बेंड कर गई, वो इस तरफ ज्यादा बेंड कर गई। ठीक है, रेड वाली, है ना। अदरवाइज पाथ तो इसका ऐसा था, मान लो ऐसा 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 इस तरफ आती, लेकिन अब ये क्या कर रही है, बैंड कर रही है इस तरफ, ये रेड वाली इस तरफ आ, ठीक है, ब्लू वाली और ज्यादा बैंड कर गई क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है। ठीक है। अच्छा, अब एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है देख लेते हैं। ठीक है, देखो दो चीजें कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, जब भी एनर्जी जो है एक हाई लेवल से, मान लो n बराबर 2 है, n बराबर 2 है, ठीक है, जब 2 से मोर एक्साइटेड लेवल से नीचे की तरफ ग्राउंड लेवल पे आ रही है ना, या लोअर लेवल पे आ रही है, तो एनर्जी क्या होगी, एमिट होगी। ठीक है, जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे आएगी, एनर्जी एमिट होगी। और जब भी लोअर लेवल से हायर लेवल पे, क्योंकि पार्टिकल जो है ग्राउंड लेवल पे है ना, वो आराम कर रहा है, रेस्ट पे, अगर उसको कोई एनर्जी मिलेगी, है ना, कुछ वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तब तो उसमें एक्साइटमेंट आएगा और वो नेक्स्ट लेवल पे जाकर जो है बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी क्या हो रही है, इससे क्या पता चल रहा है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इससे जो स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो 1 से 2 की तरफ, है ना, जो जो भी हमें लैम्डा मिलेगा, है ना, हम कैलकुलेट करेंगे तो वो एब्जॉर्प्शन बताएगा, ये एब्जॉर्प्शन इस एनर्जी लेवल का एब्जॉर्प्शन हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यही बात उन्होंने की, एटम molecules और आयन दैट हैव एब्सॉर्ब्ड रेडिएशन आर सेड टू बी एक्साइटेड। ठीक है, तो एब्सॉर्ब कर रहे हैं, तो प्रोड्यूस एन एमिशन spectrum energy is supplied to a sample by heating it or irradiating it, and the wavelength of the radiation emitted as the samples give up the absorbed energy। तो जो भी हमने पहले एनर्जी उसको दी, ठीक है, उसने एब्जॉर्ब की एनर्जी, चाहे इधर हीट के माध्यम से, चाहे उसको इरेडिएट करके लाइट वगैरह के माध्यम से हमने उसको हीट, ठीक है, अब वो पार्टिकल जो है उसने हीट एब्जॉर्ब की, हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वो नेक्स्ट लेवल पे गया, तो वो कौन सी पोजीशन पे आ गया, एक्साइटेड पोजीशन पे आ गया। ठीक है, वो पार्टिकल जब उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, अब उसके बाद वो एक्साइटेड में एज इट इज तो रह नहीं सकता है बहुत टाइम तक, है ना, वो वापस तो अपने ग्राउंड स्टेट पे आएगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो उस समय जो भी स्पेक्ट्रम जो जनरेट होगा, जो एनर्जी रेडिएट करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और एक चीज आप यहाँ देखो, जो भी अगर मान लो आपको एमिशन स्पेक्ट्रा दिया है ना, तो आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पता कर सकते हो, स्पेक्ट्रम पता कर सकते हो, और एब्जॉर्प्शन दिया है तो एमिशन पता कर सकते हो, है ना, वही कहा है इन्होंने। एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव, हूबहू उसका नेगेटिव होता है ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ पर हम हम एक एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक्साइटेड सैंपल है, एक्साइटेड सैंपल है यहाँ पर। ठीक है, अब वो सैंपल जो है एनर्जी लूज करेगा, है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ से ये ग्राउंड लेवल है इसका, ये एक्साइटेड लेवल है। ठीक है,
यहाँ से इसने लाइट जो है, जब ये नीचे गया तो इसने लाइट इस तरफ क्या की, अपना जो है एमिशन जो है वो उसने छोड़ा। ठीक है, तो लाइट के माध्यम में इसने एमिशन जो है, रेडिएशन जो है छोड़ा। ठीक है, मान लो ये एक्साइटेड लेवल है। ठीक है, अब ये नीचे जाएगा ना तो इस तरह से एनर्जी छोड़ेगा, है ना, रेडिएट करेगा। ठीक है, तो एमिशन रेडिएशन इस तरफ आया। ठीक है, इस तरह से, और प्रिज्म में गया। ठीक है, और उसके बाद फिर ये फिल्म और डिटेक्टर पे आ गए। आप देखो यहाँ पर कि हमें ये एमिशन स्पेक्ट्रम मिला। क्या मिला? एमिशन स्पेक्ट्रम। और ये किसी डिस्क्रीट मतलब सर्टेन एनर्जी पे ही हमें मिल रहा है। ठीक है, सर्टेन एनर्जी पे। तो वही इन्होंने बोला है एटॉमिक एमिशन के बारे में कि द लाइट एमिटेड बाय अ सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, बहुत क्लियरली यहाँ देखा जा सकता है। एक बार फिर से मैं इसको अगर सबको क्लियरली मिटा दूं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक्साइटेड सैंपल है इसने एक लाइट रेडिएट की, ये वाली लाइट। ठीक है, और ये स्लिट से होते हुए प्रिज्म में गई, और उसके बाद हमें फिल्म या डिटेक्टर पे हमें कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम हमें मिले। ठीक है, तो वही इस फिल्म को जब हम इस तरह से देखेंगे क्लियरली तो हमें क्या मिलेगा, ये एमिशन स्पेक्ट्रम। ऐसे फिल्म पे जो है ऐसे इस तरह से हमें स्पेक्ट्रम मिला। ठीक है, light emitted by a sample of excited hydrogen atoms can be passed through a prism and separated into certain discrete wavelength। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कैसी वेवलेंथ मिली? हमें डिस्क्रीट वेवलेंथ मिली। ठीक है, एन मान लो कोई एक्साइटेड स्टेट एन बराबर 3 पे रहा होगा, 3 से वो और 2 में आया, या 3 से 1 में आया। ठीक है, तो 3 से 2 के लिए उसने कोई अलग एमिशन रेडिएशन छोड़ा होगा, 3 से 1 के लिए कोई अलग एमिशन रेडिएशन छोड़ा होगा, है ना। एन बराबर 3, एन बराबर 1, एन बराबर 2। ठीक है, इस तरह से अगर एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, ठीक है, इसका अलग एक रेडिएशन होगा, एमिशन रेडिएशन। 3 से 1 इसका अलग एक रेडिएशन होगा। तो वही अलग अलग जो रेडिएशन है वो यहाँ पर हमें एमिशन स्पेक्ट्रम में देख सकता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जो है इन्होंने बात की है वो, यहाँ पे कोई एक्साइटेड सैंपल नहीं है, है ना, जैसे पिछले वाले में था। यहाँ पे सिंपली एक व्हाइट लाइट का सोर्स है, व्हाइट लाइट का, और यहाँ से हम स्लिट से उसको गुजारते हुए व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू गुजारते हुए, और हमने जो है इसको बाहर इसका जो है फिल्म या डिटेक्टर पे इसका चेक किया, तो हमें ये इस तरह से पूरा अलग मतलब एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में, है ना, व्हाइट लाइट को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में लाइट मिलती है ना, तो ये हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इसमें मिला। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं था, सिंपली व्हाइट लाइट का जो है सोर्स जो है वो प्रिज्म के थ्रू यहाँ पर जो है फिल्म पे डिटेक्ट किया, और हमें क्या मिल गया, एब्जॉर्प्शन। से व्हेन व्हाइट लाइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू unexcited atomic hydrogen and then through a slit and prism, the transmitted light is lacking in intensity at the same wavelength as are emitted in. The recorded absorption spectrum is also a line spectrum and the photographic negative of the emission spectrum। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो सैंपल है ना, ये एक्साइटेड नहीं, बट ये एब्जॉर्ब तो कर सकता है, एब्जॉर्ब करके ये नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है। ठीक है, तो इसने किस तरह की लाइट एब्जॉर्ब की, है ना, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिल्म या डिटेक्टर पे। ठीक है, जो भी इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो यहाँ पर इस फिल्म पे डिटेक्ट हो सकता है।
ऑलराइट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं कि वेव नंबर पे। वेव नंबर हमें मालूम है क्या है, कि पर सेंटीमीटर में कितनी वेवलेंथ्स है, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, है ना, वो क्या है, उसको हम बोलेंगे वेव नंबर। ठीक। तो वेव नंबर हम अगर देखें, 2 से n, बेसिकली ये बामर सीरीज की बातें हो रही हैं, ठीक है ना, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं। तो अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़े हैं। तो सबने क्या किया ना, कि जिन्होंने भी मतलब कि हाइड्रोजन एटम की स्टडी की, हाइड्रोजन लिया और उसके बाद उस पे लाइट जो है उससे एमिट कराई, ठीक है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी जो है मिली, एन बराबर 3 से मान लो 2 पे, या 4 से 2 पे, 4 से 1 पे, वो सबको स्टडी किया। और जो जो भी साइंटिस्ट ने उसको स्टडी किया, अपने अपने नाम पर उसको जो है रखा। जैसे अगर हम देखें, तो बामर जो है वो किसी भी अदर एक्साइटेड लेवल से, एन एक्साइटेड लेवल से, एन बराबर 2, ठीक है, इसके लिए जो भी स्पेक्ट्रम मिला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला, एमिशन स्पेक्ट्रम, वो बामर ने जो है उसका ऑब्जर्वेशन किया, ठीक है। तो इसी तरह और भी साइंटिस्ट हैं, लाइमन, बामर, पास्कन, ब्रैकेट, पर्न, ठीक है। तो इन सब का जो है, एक तो N1 होता है, ठीक, जिस जो जिस लेवल पे आकर वो क्या कर रहे हैं, जिस एक्साइटेड लेवल से आकर वो जिस नीचे लोअर वाली स्टेट में आकर वो रेस्ट कर रहे हैं, ये वो वाली है, N1 है। और N2 जो है, जो जो भी जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है, तभी तो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो उसी की बातें चल रही है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, ये फ्रीक्वेंसी न्यू बार, that is wave number, is equals to a constant that is called Rydberg constant, RH. This is RH value 109677, and that is equals to 1 into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, ठीक है, इंटू जो है एक्साइटेड लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा कि N2 इज ग्रेटर देन N1, N2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N1, N1 प्लस 1 और N1 प्लस 2, इस तरह से इसकी वैल्यू होगी। तो ये फॉर्मूला जो है ये याद रखने वाला है, ठीक है, ऑलराइट। ओके, एक चीज और यहाँ पर समझने वाली है, ठीक है, कि हर एक हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है कोई ना कोई एक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे आप लाइमन सीरीज के जितनी भी आप वेव नंबर देखोगे, ठीक है, या उससे रिलेटेड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी क्या होगा, Hc/λ, ठीक है। और न्यू बार क्या है, न्यू बार है 1/λ, ठीक है। तो आप न्यू बार जो फॉर्मूला अभी हमने देखा, RH इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वहां से ये 1/λ की वैल्यू यहाँ पर रख के और Hc से मल्टीप्लाई करके हम एनर्जी निकाल सकते। तो वो एनर्जी करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है ना, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि n बराबर 2 से n बराबर 1, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसकी हैं, अल्ट्रा वायलेट की, माने n n बराबर मतलब nth लेवल से, और n बराबर 1 लेवल, ठीक है। तो ये सारे हमें क्या मिल रहे हैं यहाँ पर, ये सारे यूवी लाइट में मिल रहे हैं, ठीक है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर आके देखें, ठीक है, तो n बराबर 3 से n बराबर 2 पे हमें कौन सा मिल रहा है, रेड। ये बामर सीरीज के सब स्पेक्ट्रा हैं, ग्रीन, ब्लू, ठीक है।
ये सब एन वैल्यूज भी दी हुई है। तो आपको एक चीज अच्छा यहाँ पर ध्यान देनी है, कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछता है कि बामर सीरीज का जो है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का आप जो है एनर्जी उसके करस्पॉन्डिंग बताइए, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी बताइए, वेव नंबर बताइए, इस तरह से पूछ लेते हैं। तो रेड हम जानते हैं कि रेड क्या है, वो हाईएस्ट वेवलेंथ का होता है, ठीक है, क्या होता है, रेड और हाईएस्ट वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या हो गया, हाईएस्ट वेवलेंथ का। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का पूछे आपको तो कौन सा होगा, वॉयलेट, यानी एन बराबर 6 से 2, ठीक है, एन बराबर 6 से 2 पे, ठीक है। तो इस तरह से आप हाई वेवलेंथ या शॉर्ट वेवलेंथ के लिए आप निकाल सकते हैं। और एक चीज यहाँ से हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि 1/लैम्डा जो था आर एच, उसकी वैल्यू 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। तो आप n2 ये n2² माइनस n1² जब इसको सॉल्व करेंगे, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो n2² माइनस n1² होगा, है ना, n2² माइनस n1² बाई n1 n2², ठीक। तो ये डिफरेंस क्या होना चाहिए, अगर हमें लैम्डा बहुत स्मॉल चाहिए, ठीक है, बहुत स्मॉल चाहिए, n2² माइनस n1² बहुत हाई वैल्यू होनी चाहिए, लाइक 6² माइनस 2², इस तरह का हमें मिल गया, ठीक है। तो हमारी वैल्यू जो है, ये डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, लैम्डा जो है शॉर्ट वेवलेंथ का, शॉर्ट लैम्डा, ठीक। और यही अगर डिफरेंस जो है बहुत कम आता है, मान लो 3² माइनस 2², तो ये लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हाई होगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है लैम्डा का। तो ये न्यूमेरिकल्स में कई बार यूज होता है, तो आप इसका ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हाँ, अब आते हैं थोड़ा बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, ये देखने की, ठीक है। बोर का एटॉमिक मॉडल भी आएगा, ठीक है, लेकिन अभी इसी कड़ी में हम इससे समझ लेते हैं कि बोर ने जो बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम दिया था, ठीक है, तो अब उसमें उन्होंने क्या है, यहाँ पर बात की डेल्टा ई एनर्जी की, ठीक है। उन्होंने तो जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे भी, अलग अलग लेवल की उन्होंने बात की, एन बराबर 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3, ठीक है। तो अब उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो होगी, है ना, डेल्टा ई, वो क्या होगी, HC/, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू हमें मालूम है, HC × RH 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। तो ये बेसिकली ये कहाँ से आ रहा है, आप अगर देखें कि हाइड्रोजन मॉडल जो बोर ने दिया है, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्टेन ऑर्बिट में घूम रहा है, ठीक है, सर्टेन ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसकी कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी, ठीक है। और अगर हम देखें तो हमने जो रिलेशन दिया, mv² / r इज इक्वल टू ZE² / r², ठीक है। ये इन्होंने ये रिलेशन दिया था कि जो फोर्स होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो उसका फोर्स क्या होगा, mv² / r, दैट इज इक्वल्स टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन और
हाइड्रोजन अगर एटम के लिए देखें तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दोनों की जो चार्ज होगा कितना होगा, चार्ज तो पी ही होगा, ई ही होगा। ठीक है, प्रोटॉन के लिए भी इलेक्ट्रॉन के लिए वो नेगेटिव पॉजिटिव में हो सकता है, लेकिन वो होगा कितना, दोनों का मैग्नीट्यूड ई। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जेडी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दैट इज एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से हमें V और R में रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो एक बात कही एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, तो दो चीजें ये इन्होंने बताई कि एक तो द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स रेडियस एंड एनर्जी। ठीक है, दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। ठीक, और इसमें these paths are called stationary state और allowed energy state। ये ऑर्बिट को ही क्या बोलते हैं, अलाउड एनर्जी स्टेट। ठीक है, these orbits are arranged concentrically around the nucleus, माने न्यूक्लियस के ही कॉन्सेंट्रिक रेडियस में उसका जो है, जैसे ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो इसके अराउंड कॉन्सेंट्रिक जो है पाथ्स में जो है सर्कुलर पाथ में उसको ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। ये टाइम के साथ इसका जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका टाइम से कोई डिपेंडेंसी नहीं है। However, the electron will move from a lower stationary state to a higher stationary state when required amount of energy is absorbed by the electron or energy is emitted when electron moves from higher stationary state to lower stationary state। वही जो हमने बात की अभी एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा की। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेकंड इन्होंने दिया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एंगुलर मोमेंटम की इन्होंने बात की। एंगुलर मोमेंटम हम क्लासिकल जो है फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी अगर पार्टिकल एक सर्कुलर और ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, आई ओमेगा, सर्कुलर के लिए आई होगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड ओमेगा वी नो, ओमेगा इज वी बाई आर। तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी तो हमें क्या मिल गया, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर। ठीक है, अब इन्होंने एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग ये कही कि जो एम वी आर है ये इक्वल्स टू है एच बाई टू पाई एंड मल्टीपल्स ऑफ इंटीग्रल्स, है ना, एन एच अपॉन टू पाई। ये इन्होंने पता नहीं कहाँ से, है ना, इसको हालांकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, है ना, बट इन्होंने ये कहा कि एंगुलर मोमेंटम जो है ये एन एच अपॉन टू पाई के वैल्यू के बराबर है, जो कि बाद में जाके डी ब्रॉगली ने प्रूव किया कि ये कैसे वैल्यू आ रही है। ठीक है, हम देखेंगे उसको। और एंगुलर मोमेंटम हमने देखा, और फ्रीक्वेंसी की जो इन्होंने बात की, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड व्हेन ट्रांजिशन अकर्स, तो ये डेल्टा ई की बात जो कर रहे हैं। ठीक है, ये डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एन इंटू एन इंटू एच। ठीक है, E1 and E2 are the energies of the lower and the higher allowed energy state। ठीक है, कोई मतलब जो जो भी पाथ्स हैं n बराबर 1 या n बराबर 2, है ना, इसका मान लो एनर्जी है E2, ये है E1। ठीक है, E2 माइनस E1 डेल्टा E, दैट इज इक्वल्स टू n इंटू एच। ठीक है, ये इन्होंने कहा। ठीक, तो इस एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं, दिस एक्सप्रेशन इज कॉमनली नोन एज बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। ठीक है, आई थिंक ये जो है ना, ये एन नहीं है, ये न्यू है। ठीक है, डेल्टा इज इक्वल्स टू एच न्यू, एन एच आने का कोई बात ही नहीं, एच न्यू। ठीक है, ये रिलेशन होगा। तो दो रिलेशन हमने यहाँ देखे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू और एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। तो यहाँ पर ये जो मैंने बात की थी ना, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से एम वी आर और एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है, यहाँ से हम जो है
दोनों को यूज करके mv² बाई r और mvr इक्वल टू NH/2 पाई, तो हम यहाँ से क्या ले आते हैं, हम लाते हैं E और E इज इक्वल्स टू n² बाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, z² बाई n²। ठीक है, ये यहाँ से हम डेराइव करें, आप चाहें तो मैंने ये बुक में हमने देख रखा है पूरा डेरिवेशन, तो कैसे जो है उसकी वैल्यूज निकल के आ रही है। या तो ये मैंने यहाँ पर बेटर आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये दिखाया है कि जो बोर का मॉडल ऑफ एटम था, ठीक है, उसमें इन्होंने एंगुलर मोमेंटम जो है वो बताया कितना है, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई। और जो फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज जो भी पार्टिकल जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, दैट इज mu²/r। ठीक, ये बराबर होगा किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Ze²/r²। ठीक है, तो यहां से हम इस वैल्यू को और इस इक्वेशन को यूज करके हम यहाँ पर एक रिलेशन जो है हमें मिलता है। ठीक है, तो वो रेडियस का रिलेशन होता है ये। ठीक है, कई बार हमें यूज करने को भी मिलता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। ठीक है, और आर यहाँ पर इज इक्वल्स टू r0 n²/z, और r0 की वैल्यू कितनी है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, 0.529 एंगस्ट्रॉम n²/z। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में वैल्यू है। तो आप ये फॉर्मूला यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये काफी न्यूमेरिकल्स में यूज भी होगा, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो फिर ये हो गया, और फिर उसके बाद फिर हमें ई में इक्वेशन मिलती है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर देखें तो एनर्जी जो है, एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv², और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई, और ये पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें कितना मिल रहा है, हाफ mv² माइनस Ze²/Rn। ठीक है, तो mu² दैट इज इक्वल टू Ze²/Rn, ये हमें वहां से ऊपर से मिल रहा है। ठीक है, जो हमें रिलेशन ऊपर मिला। तो अब यहाँ पर हम अगर वैल्यूज रखें सबकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में, तो हमें फाइनली जो है ई में जो रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने बताया भी था आपको कि Ze² बाई कितना, n²। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर रिलेशन मिल गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखें फिर डेल्टा ई की वैल्यू जो है वो निकल के आती है। डेल्टा ई हमें मालूम है कि किसके बराबर है, एच न्यू के बराबर। ठीक, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर वैल्यूज रखी तो हमें क्या मिल गया, हमें ये न्यू जो है उसकी वैल्यूज इतनी मिली। ठीक है, सिंपली बस इसको फॉर्मूलेज में फॉर्मूला में रखते जाना है। ठीक है, हमें ये 1/λ, ठीक है, डेल्टा ई की जगह पे हमने क्या रखा, hc/λ, h से h कटा तो c/λ। ठीक है, और सिंप्लीफाई किया हमने तो हमें क्या मिला, ये वेव नंबर न्यू, दैट इज इक्वल टू, और ये पूरा कांस्टेंट जो है आर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 109,677 है ना, ऐसा ही कुछ मिला था ना पर सेंटीमीटर इसकी वैल्यू। तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आप देख सकते हैं, ये म्यू बार इज इक्वल टू, तो ये इस तरह से ये निकल के आ रहा है फॉर्मूला बोर के मॉडल ऑफ एटम से। तो उससे हमें हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो है
पूरा पता चलता है। ठीक है। ऑलराइट। तो अब आते हैं अपना वापस एनसीईआरटी पे। ठीक है। हमने काम भर की चीजें देख ली, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया तो कि न्यू बार इज इक्वल टू 1096771 माइनस 1/2 लेकिन ये आया कहाँ से ये नहीं बताया था। तो हमने देख लिया कि बोर के ही एटॉमिक मॉडल से जो उन्होंने दो बातें कही कि एक कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलॉम्बिक फोर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है। और एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो दूसरा था, दूसरा क्या था, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। ये यहाँ से हमें जो है रिलेशन मिल गया। आपको ये दो चीजें तो याद रखनी होगी, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो रिलेशन है। ठीक है। क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सवाल इसी पे पूछ देता है कि हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है और लिथियम प्लस दिया हुआ है ना, ये सब हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं। तो यहाँ से आपको जेड की वैल्यूज मालूम है। ठीक है। और एन की वैल्यूज अगर दी हुई है तो आपको रेशियोज पूछ दिया जाएगा कि E1 E2 में रेशियो बताओ। ठीक है। तो आप जेड की वैल्यूज और एन की वैल्यूज यूज करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है। ओके। तो ये इन्होंने ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दिस एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। ठीक है। That means angular momentum is quantized. ठीक है। Radiation is emitted or absorbed only when transition of electron takes place from one quantized value of angular momentum to another. ठीक है। तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, माने एन बराबर 1 एन बराबर 2 अगर इस तरह का दिया हुआ है, एन बराबर 2, तो इसी के मल्टीपल्स, h/2 के मल्टीपल्स में जो है अगर एंगुलर मोमेंटम है उन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जो है मूव करेगा। ठीक है। ऑलराइट। तो बोर ने ये बात कही थी कि ये इस तरह के जो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, है ना, उसी में जो है इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड उसके ऑर्बिट करेगा। सेम ये हमने देख लिया था। आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट। ठीक है। एन स्क्वायर, तो बेसिकली फॉर्मूला तो ये था, आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, है ना। अदर कोई एलिमेंट भी हो सकता है। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखने की जरूरत है। क्या, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक। तो यहाँ पर ये ई एन का रिलेशन हो गया, है ना। ये हाइड्रोजन एटम के लिए है, एन स्क्वायर बाई, तो यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर ये जेड स्क्वायर रख के भी समझ सकते हैं, जेड स्क्वायर। ठीक है। एन स्क्वायर जेड बराबर कौन होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पर हमने समझ लिया क्या अभी तक, मॉडल ऑफ फोर्स, मॉडल ऑफ एटम। ठीक। और फ्रीक्वेंसी, डेल्टा ई, है ना, इन सब के बारे में हमने रिलेशन की, ये सब के बारे में बात की। तो न्यूमेरिकल्स इस पे काफी आते हैं। ठीक है। तो आप कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। ऑलराइट। अब देखते हैं कि लिमिटेशन क्या रहा बोर के मॉडल का। बोर ने बेसिकली जो है जहां पर वो गलती किया वो ये, एक तो उन्होंने अकाउंट में नहीं लिया वेव लाइक जो नेचर है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, उसको नहीं लिया। और दूसरा, जो उन्होंने ये बोला कि
सर्टेन ऑर्बिट्स में जो है इलेक्ट्रॉन वो घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, तो सर्टेन हम तब तक नहीं हो सकते ना कि जब तक जो है उसकी पोजीशन, ठीक है, और मोमेंटम, ठीक है, दोनों में एक्यूरेसी अगर पता नहीं है, जो कि हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर जब तक आप एक्यूरेट नहीं हो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी को लेकर, तो आप सर्टेन कहाँ से हो पाओगे। ठीक है, हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है उसको बोर मॉडल जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है, डिसओबे कर देता है। तो इसलिए ये मॉडल जो है इसके ये ड्रॉबैक्स रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने मतलब कि उसी चीज को हाँ, कुछ और ड्रॉबैक्स हैं, ये तो दो मैंने बताए कि सीमैन इफेक्ट और स्टार इफेक्ट। ठीक है, बोर के थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई जीमैन इफेक्ट, यानी जो लाइंस है ना, जो स्पेक्ट्रल लाइंस है जो हाइड्रोजन एटम में आप देखते हैं। ठीक है, तो उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, तो वो और स्टार इफेक्ट ये काफी थोड़ा सा ये मतलब और भी आपको फिजिक्स में इसको समझाया जाएगा, तो अभी अभी के लिए यही समझें कि ये दो इफेक्ट्स को, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो बिहेवियर होता है स्पेक्ट्रल का, है ना, स्प्लिटिंग होती है, वो उसको वो अकाउंट में नहीं ले पाए। ठीक है, इट ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये इसको भी नहीं समझा पाए, इन्होंने तो सिंगल एटम के बारे में बताया, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स कैसे वर्क करते हैं, उनके बीच में कैसे केमिकल बॉन्डिंग होती है, ये वो नहीं समझा पाए अपने मॉडल से। ठीक है, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ मेटम और एटम। अच्छा, अब ये चीज आती है कि भाई चलो, अभी तक हमने देखा थॉमसन मॉडल होगा, वो भी फेल कर गया। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल वो भी फेल कर गया। फिर हमने देख लिया क्या, बोर मॉडल, तो वो भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया, हालांकि उसने काफी हद तक चीजों को क्लैरिटी दी। तो अब हम आते हैं एक और मॉडल ऑफ एटम के बारे में समझने के लिए, दैट इज क्वांटम मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मॉडल ऑफ एटम ये जो है हाइजनबर्ग और फिर आपके श्रोडिंगर, है ना, इन सब की जो है इसमें मेहनत थी कि ये एक मॉडल, अलग मॉडल लेकर आ पाए। और इन्होंने जो है काफी हद तक जो अभी तक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है वो इन्हीं की मानी जा रही है कि ऑर्बिटल को कैसे समझा जाए, है ना, ऑर्बिट्स को कैसे समझा जाए, तो वो यहाँ पर उन्होंने मॉडल ऑफ एटम दिया। ठीक है, तो हाँ, तो अब ये शॉर्ट कमिंग जो मैंने अभी मैं ऑलरेडी वो बता चुका हूँ, है ना, तो वो दो ड्रॉबैक्स थे और जो बोर्ड मॉडल की शॉर्ट कमिंग्स थी, ये डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर को कंसिडर इन्होंने नहीं किया, और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये भी नहीं बता पाए भाई। बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एकदम मतलब सर्टेनली एक पाथ में, सर्कुलर पाथ में ऐसे ऐसे ट्रेवल करते हैं। तो आप सर्टेन कैसे हो सकते हो इलेक्ट्रॉन कहाँ किस पोजीशन पे जाएगा, क्या एकदम एग्जैक्टली सर्कुलर पाथ ही रहेगा, है ना। एक- तो एग्जैक्टली इन्होंने मतलब जो चीज समझाने की कोशिश की वो तो फॉलो ही नहीं करता हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को, है ना। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और वेलोसिटी, है ना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, एक साथ हम जो है एक्यूरेटली हम पोजीशन और मोमेंटम बता ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कौन सी पोजीशन पे है, उसकी स्पीड क्या है। जब वो सर्टेन नहीं होगा तो ये पाथ कैसे सर्टेन होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई रोड बना हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड घूम रहा है। वो पाथ तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो डिसाइड करेगा ना, कि हम तो इसको इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जहां जहां जाएगा, जैसा जैसा रोड बनाएगा उसको हम मानेंगे। तो हम इलेक्ट्रॉन को हम
कहाँ उसको प्रॉपरली डिफाइन कर पा रहे हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, मोमेंटम क्या है, उसमें हम सर्टेनिटी हम नहीं ला पा रहे हैं ना। ऐसे हवा में कुछ भी बोल के चले जाओगे तो उससे नहीं होगा ना। तो आपको उसमें क्लैरिटी बतानी पड़ेगी कि भाई कहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पर वो पाथ है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होंगी बातें। ठीक है, तो ये सब ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ, अब यहाँ पर एंट्री होती है डी ब्रॉगली। तो एक चीज मैंने शुरू में बताया था ना कि इन्होंने एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई, ये वैल्यू पता नहीं कहाँ से इनके दिमाग में सपने में आई कि कहाँ से आई। एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई उठा के लेके आए, है ना। मेरे तो एक फिजिक्स के टीचर थे, वो यहाँ तक ये भी बोलते थे कि इन्होंने शर्त रख दी थी साइंटिस्ट के बीच में कि अगले दिन तुम लोग आओगे तो मैं एक तुम्हें थ्योरी बताऊंगा, और वो तभी बताऊंगा कि जब तुम लोग मुझसे उल्टा सवाल ना पूछो। अरे भाई, साइंटिस्ट उल्टा सवाल नहीं पूछेंगे तो करेंगे क्या। ठीक है, तो उन्होंने फिर ये यही रिलेशन दिया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो एन एच अपॉन टू पाई, तो ये एन एच अपॉन टू पाई ये समझा नहीं पाए थे ये वैल्यू कहाँ से है। तो फिर ये जब डी ब्रॉगली आए ना, तो इनकी मदद से इन्होंने जो है इसको समझाया कि ये एक्चुअली में कैसे होता है ना। तो इन्होंने बताया कि ये जो लैम्डा है ये एच अपॉन एम वी, यानी कि मोमेंटम, ये इन्होंने रिलेशन यहाँ पर इन्होंने प्रोड्यूस करके दिया है इनको। ठीक है, तो मोमेंटम और लैम्डा में इनवर्स का रिलेशन। ठीक है, अच्छा, तो और अगर इसको समझे हम, तो इन्होंने क्या कहा था, जो हमारे बोर साहब थे, बोर साहब ने कहा कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, श्रोडिंजर ने क्या कहा था, है ना। श्रोडिंजर को मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस करूंगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा ये समझाने में उनका योगदान है कि इस तरह से अगर आप लैम्डा ले आए इसी सर्कुलर पाथ को, इस तरह से अगर आप, है ना, लैम्डा अगर क्रिएट कर दें, अरे लैम्डा की तरह अगर इसको आप समझें, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगी, लैम्डा। ठीक है, और ये क्या है, रेडियस आर। ठीक है, तो ये लैम्डा है, मान लो एन लैम्डा है, ये लैम्डा, और फिर उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक लैम्डा। ठीक है, तो टोटल मान लो हमने कह दिया एन लैम्डा। ठीक है, और ये एन लैम्डा और ये आर रेडियस है, तो ये पूरा हमने क्या कहा कि ये सरकमफ्रेंस है, एन लैम्डा से बना हुआ है ये सरकमफ्रेंस, और इसका सरकमफ्रेंस हम सर्कल का जानते हैं 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर बराबर उठा के एन लैम्डा कर दिया। ठीक है, और ये रिलेशन से हम लैम्डा देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या मिल गया भाई, लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई एन। ठीक है, या फिर अगर रखें तो एन अपॉन 2 पाई, एन अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू आर बाई लेमडा। ठीक है, लेमडा की जगह पर अगर हम रख दें क्या, एच बाई पी, आर इक्वल्स टू एच बाई पी। ठीक है, एच बाई पी, तो पी कितना होगा, एम वी आर, पी इक्वल्स टू एम वी आर पढ़ा था ना भाई, पी इक्वल्स टू एम वी आर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एम वी आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये रिलेशन आया ना। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आर की वैल्यू 2 पाई आर इक्वल्स टू एन लेमडा। ओके, लेमडा इक्वल्स टू एच बाई पी,
H/P mv r स्क्वायर। तो गड़बड़ है। देखो गड़बड़ क्या हो, ये एम वी ही होता है ना मोमेंटम, तो आर कहाँ मैं लगा रहा हूँ। एन एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू आर। ठीक है, तो यही तो रिलेशन ये भाई साहब हवा हवा में दे रहे थे बोर साहब। ठीक है ना, बोर जी इसी को तो बोल रहे थे एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो ये कहाँ से प्रूव हो गया, डी ब्रोगली की वेवलेंथ से, है ना। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन इन्होंने दिया कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, राइट। ठीक है, और वो एच कांस्टेंट के एच कांस्टेंट से उससे उसको इक्वेट कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी आपको मतलब न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्पफुल होगा, ये रिलेशन याद रखना आप। ठीक है, ये प्रॉब्लम सिंपल सी प्रॉब्लम है, आप देख लेना। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पे है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट आ जाते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वैसे तो हम लोगों ने समझ ही लिया है इसको, कि वो यही बात कर रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, एटलीस्ट जो क्वांटम लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है ना, तो उसका हम एक साथ एट अ सर्टेन पॉइंट एट अ सर्टेन टाइम, है ना, उसकी पोजीशन और स्पीड v और x, है ना, एग्जैक्टली exactly वो किस v पर किस x पे है ना, वो नहीं हम बता सकते एग्जैक्टली exactly। तो उसी को उन्होंने कहा है कि डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी, ये इन्होंने एक रिलेशन दिया कि ये एटलीस्ट एच अपॉन 4 पाई से तो बड़ा होना ही चाहिए। ठीक है, एच की वैल्यू हमें मालूम है कितनी, 10⁻⁻34 ऑर्डर की होती है। ठीक है, तो अब इस ऑर्डर का जो है इससे बड़ा होना चाहिए इसकी अनसर्टेनिटी। तो देखो अब की इतना बड़ा टर्म है 10⁻⁻34, कितना छोटा है ना, छोटा टर्म है ना। तो मतलब कि आप अगर चाहो कि एकदम प्रिसाइजली आप पता कर लो पोजीशन और डेल्टा पी, मान लो कि ये इसको इसको इससे ज्यादा होना है ना, यानी कि 10⁻, मान लो -33, तो आप कह रहे हो कि 10⁻−8, है ना, ये डेल्टा एक्स हो। और उसके बाद फिर 10⁻, मान लो ये हो गया आपका, मान लो 25, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा पी, कितना हो जाएगा, 10⁻−33 ऑर्डर का होगा, राइट। तो इससे ये बड़ा हो गया, ठीक है, वैल्यू चलेगी। लेकिन अभी भी क्या है कि आप देखो कि डेल्टा एक्स में जो भी है x2 - x1, ये जो रेंज आएगी, है ना, उसमें 10⁻⁻8 का डिफरेंस है। यानी x2 बराबर x1 तो है नहीं, है ना, एग्जैक्टली तो हमने वो बताया नहीं है कि एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे है। और ना तो मोमेंटम में बताया है ना, क्योंकि उसमें भी डिफरेंस कितना है, 10⁻⁻25 का। तो ये बात यहाँ पर हो रही है कि हम हम बता नहीं पाएंगे किसी भी ऐसे पार्टिकल्स का मोमेंटम और पोजीशन, एकदम सर्टेन होके नहीं बता पाएंगे। ठीक है, और एक चीज यहाँ ये भी है कि जब हम देखते हैं कि अगर हमने पोजीशन को मान लो डेल्टा एक्स हमने बहुत स्मॉल कर लिया, है ना, बहुत स्मॉल कर लिया,
तो अब हम देखेंगे कि वेलोसिटी जो है उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत लार्ज हो जाएगा। जैसे भाई कि हमने कहा कि एक्स जो है ना, एक्स एट टी बराबर, मतलब एट सर्टेन टाइम टी, ठीक है, उस समय एक्स जो है हमने मेजर किया पोजीशन, ठीक है, और वेलोसिटी क्या मेजर की, वी, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली अगर हमने ये जो मेजर किया है, ठीक है, हम कह लें कि भाई इसमें कुछ जो है, कुछ डेल्टा एक्स की जो है श्योरिटी हो सकता है, जो इसमें ना हो, है ना, एग्जैक्टली हमने पोजीशन ना पता की है ना, इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है, और अगर उसको बहुत हम बहुत स्मॉल कर दें तो ये लार्ज हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा वी लार्ज हो जाएगा। और कहीं अगर हमने डेल्टा वी इसको हमने बहुत श्योरिटी के साथ पता कर लिया है मान लो, तो ये लार्ज हो जाएगा। ये इस तरह का रिलेशन कुछ है इसमें, है ना। ये पूरा एकदम एक फजी सिचुएशन हो गई है इसमें। तो इसमें क्या होगा, आउटकम विल ऑलवेज बी अ फजी और ब्लर पिक्चर। समझ रहा हूँ। ऑलराइट। तो ये तो बात हो गई हाइजनबर्ग की। हाइजनबर्ग, आपको एक चीज बता दूं, हाइजनबर्ग जो है उनको कहा जाता है कि मतलब उनको नाजी जो है, नाजी जर्मनी ने दे दिया था, इंचार्ज बना दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के समय में कि भाई आप एटॉमिक बम बनाओ, ठीक है। और एक तरफ अमेरिका में कौन थे, अभी उनकी मूवी भी आई, ओपनहाइमर, है ना, ओपनहाइमर साहब, ठीक है, ये जाके यूरोप, अमेरिकन थे वैसे तो, लेकिन जाके यूरोप यूरोप में इन्होंने पढ़ाई वढ़ाई की, जर्मनी में और मनी में फर्क पढ़ाई की इन्होंने। तो और इनके जो, हाँ, ये जो इनके मेंटर थे, कौन थे, मिस्टर बॉन, मैक्स बॉन। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैक्स बॉन के साथ भी इन्होंने काम वाम किया था। तो सब लोग एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से जानते थे। तो जर्मनी में जब जर्मनी ने इनको इंचार्ज बना दिया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर मेक एटॉमिक बम, हालांकि लोग, बहुत लोग कहते हैं कि इन्होंने मोरालिटी की वजह से बनाया नहीं, अदरवाइज इनमें बहुत कैपेसिटी थी, इतना ही वाज ऑलमोस्ट जीनियस, बल्कि जीनियस ही थे। ठीक है, इनको नोबेल प्राइज पुरस्कार वगैरह भी मिला 1932 में फॉर अकॉम्प्लिशमेंट। ठीक है, पूरी क्वांटम थ्योरी को, मतलब क्वांटम लेवल को एक इन्होंने एक रेंज में बांध के रख दिया कि जो भी है क्वांटम में, क्वांटम एरेना में जो भी पार्टिकल जो है बिहेव करेगा वो मेरे फॉर्मूले के इधर उधर जाके नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसको ये फॉर्मूले से तो गुजरना ही होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ई ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अदरवाइज एक स्टीफन हॉकिंग की एक बुक है, उसमें एक बताया था कि एक साइंटिस्ट है न्यूटन के बाद जो कि है लेप्लास, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स के भी ये भी, है ना, बहुत बड़े वैज्ञानिक माने जाते थे। तो इन्होंने कहा कि एक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी दी। कौन सी, डिटर्मिनिस्टिक, मतलब हम सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है, कि सन की पोजीशन पता कर लो अगर, तो सन किस तरह से बिहेव करेगा, ठीक है, आगे आने वाले फ्यूचर में क्या इवेंट्स होंगे, प्लैनेट्स के प्रति कैसा उसका इंटरेक्शन रहेगा, सन का हमारे प्लेनेट के प्रति, तो ये सब हम पता कर सकते हैं। ये लेप्लेस साहब ने कहा। फिर आ गए हाइजनबर्ग। हाइजनबर्ग ने कहा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। आप देखो, पहली बात तो आप कभी डिटरमाइन ही नहीं कर पाओगे एग्जैक्टली पोजीशन विद द हेल्प ऑफ क्लासिकल थियरी। ठीक है, आपको हमेशा एक सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू h/4 पाई। आप कितनी भी एक्यूरेसी लाओ, तो आप किसी पोजीशन को आप कैलकुलेट करने में एटलीस्ट आपको लैम्डा वेवलेंथ, है ना,
इतनी वेवलेंथ तक की अनसर्टेनिटी तो हो ही जाएगी। तो इससे शॉर्ट आप कोई एनर्जी ला भी नहीं सकते, और एनर्जी भी जो है हमें मालूम है कि वो एच न्यू से नीचे नहीं हो सकती। ये किसने कहा था? ये तो प्लांक साहब ने कहा था कि भाई कोई भी एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो एच न्यू से नीचे हो ही नहीं सकती अपनी लेमडा वेवलेंथ से। तो कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन लाओगे कि जो लैम्डा से कम की पोजीशन पे एग्जैक्टली पता कर ले? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये सब चीजें ठीक है, कहानी है, आप समझ लो, है ना? तो बहुत ज्यादा जो है इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ। तो ये चीजें थी, तो ये सब इनके इम्प्लीकेशन है जो इन्होंने वर्क किया है ना? एक चीज जैसे आपको मैं बताऊं, अब आप देखो कि कोई, आप मान लो आपने टेनिस बॉल ली, ठीक है, आप उस पे लाइट गिरा रहे हो, ठीक है। अब लाइट गिरा रहे हो तो क्या होगा? भाई कुछ नहीं होगा, है ना, वो बॉल वैसी की वैसी रहेगी। ये तो चलो हो गया, ये क्लासिकल लेवल पे, है ना, क्लासिकल पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है। लेकिन जब आप क्वांटम एरेना में चले जाओगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन, आपने उसको कहीं लाइट दी, जैसा कि हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा कि हम लाइट छोड़ो, हमने एक अगर मैटर जो मेटल है ना, उसमें दिया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कारनामे हो रहे हैं। तो ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है चीजें जो है क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्व करने को मिलती है, ठीक है। एक तो भाई साहब थे, भाई साहब उनको कहना सही नहीं होगा, मतलब कि ही इज वन ऑफ माय फेवरेट साइंटिस्ट, ठीक है, रिचर्ड फिनमैन आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा, बहुत हैंडसम थे। रिचर्ड फिनमैन ने एक अलग ही, मतलब एक अलग ही रिजिम निकाल दी, है ना। मतलब आप कहो कि जैसे एक होता है कि हाँ, क्लासिकल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम एटॉमिक लेवल पे, यानी क्वांटम लेवल पे बात कर रहे हैं, है ना, क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स। अभी हम बहुत देर से क्वांटम फिजिक्स की बातें कर रहे हैं। इन्होंने एक बीच का निकाल दिया क्या, नैनो नैनो रिजिम इन्होंने निकाल दी, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फिजिक्स, है ना। इसकी ये बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, बिहेवियर ही चेंज हो जाता है पूरा का पूरा। नैनो टेक्नोलॉजी में आपने आजकल बहुत सारा सुना होगा कि जो मेटल्स और ये सब की हम बिहेवियर देखते हैं क्लासिकल लेवल पे, वो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो रिजिम में जाते ही, नैनो मटेरियल बनते ही पूरा पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे गोल्ड का, आप अगर मान लो गोल्ड की एक सीट लो, है ना, कुछ फ्यू सेंटीमीटर थिक ले लो, है ना, या फ्यू इंचेस की ले लो, तो उससे आप क्या कर पाओगे? आप उससे मतलब ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी बना लोगे। लेकिन अभी आप वही गोल्ड पार्टिकल को, एयू को, अगर आपने नैनो मटेरियल पे ले लिया, तो आप पता है, आप उसको एज अ बायोटेक्नोलॉजी में एज अ ड्रग डिलीवरी आप यूज कर सकते हो, और कहीं कहीं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर भी यूज कर सकते हो। तो नैनो मटेरियल में जाते ही बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, उसका सरफेस एरिया चेंज हो जाता है, ठीक है। आप अगर तोड़ोगे गोल्ड को या किसी ऐसे पार्टिकल को पाउडर फॉर्म में कर दोगे, तो आप देखोगे ना अलग अलग उसकी परतें खुल के चली आएंगी, है ना, वो अलग अलग एटम जो अंदर पहले छुपा हुआ था पूरी तरह, वो बाहर निकाल के पूरा अपना सरफेस दे देगा। तो वो इंटरेक्ट कर पाएगा किसी भी अदर, चाहे केमिकल फेमिना से चाहे फिजिकल फेनोमेना से। तो ये यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। तो अब आते हैं थोड़ा अपने आगे सिलेबस में। हम्म It therefore means that the precise statement of the position and momentum of electrons have to be replaced by the statements of probability that the electron has at a given position and momentum. This is what happens in the quantum model, mechanical model of atom. तो अब ये इन्होंने कहा कि देखिए भाई,
ये जो आप बार बार कह रहे थे ना कि सर्टेन है, बहुत सर्टेन है पाथ, सर्टेन पाथ और कुछ नहीं है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मिल सकता है, इतनी प्रोबेबिलिटी है ना, एक्स प्रोबेबिलिटी है, वाई प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ना कि ये सर्टेन है, नॉट सर्टेन, सब निश्चित नहीं है, नॉट सर्टेन। ये प्रोबेबिलिटी में हम बात करेंगे, हम क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी पे बात करेंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है इसके होने की, ठीक है। तो ये क्वांटम मॉडल ऑफ एटम था। तो बस उन्होंने क्या यहाँ पे क्या चेंज क्या हुआ, जो कि हम आगे देखेंगे श्रोडिंगर वेव में। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि हाँ, रीजन क्या था फेलियर का, वही जो हम मैंने अभी डिस्कस किया कि एग्जैक्टली जो है ये बोथ पोजीशन और वेलोसिटी को हम पता नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली एट द सेम टाइम, दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग। तो बोर मॉडल इसलिए जो है फेल होता दिखता। बोर मॉडल ऑफ एटम हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर डुअल बिहेवियर, इसने भी इसको इग्नोर किया और हाइजेनबर्ग पे भी कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो अब आ जाते हैं, ये देखिए हमारे हैंडसम से साइंटिस्ट हैं इरविन श्रोडिंगर, ठीक है, जल्दी से इनको देख लेते हैं, ठीक है। तो इरविन श्रोडिंगर जो है, इन्होंने प्रोबेबिलिटी पे चीजों को बातें की, है ना, प्रोबेबिलिटी पे बातें की। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इन्हीं की देन जो है एक तरह से मानी जाती है ना, न्यूटन को जिस तरह से क्लासिकल मैकेनिक्स माना जाता है। तो ये हो गए हाइजेनबर्ग हो गए, इन सब ने मिलके जो है क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स इज अ थियोरेटिकल साइंस दैट विल डील विद द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स दैट हैव बोथ ऑब्जर्वेबल वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, है ना, उन्हीं के बारे में बात कर रहा है ये, ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जिनकी दोनों तरह के डुअल नेचर जो शो करते हैं, स्पेसिफाइज द लॉज ऑफ मोशन दैट these objects obey, ठीक है। when quantum mechanics is applied to macroscopic object, the result are the same as those from classical mechanics। तो क्वांटम मैकेनिक्स अगर अप्लाई आप कर भी दो मैक्रोस्कोपिक पे, तो वही आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कभी कभी कहते भी हैं कि जो श्रोडिंजर का जो फॉर्मूला है ना, जो अभी हम देखेंगे आगे, वो क्या है ना कि न्यूटन का सेकंड लॉ ही है ना, जो इन्होंने ये फॉर्मूला दिया है एच न्यू इज इक्वल टू ई साई, है ना, ये बेसिकली न्यूटन का ही सेकंड लॉ है। वो आपको मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट उस पर अप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये साई क्या है, ये वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन है, जो कि एन, एम, एल, ये सब क्वांटम नंबर्स पे ये डिपेंड करेगा, है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ज्योमेट्रिकल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये श्रोडिंजर का ये जो इन्होंने वेव फंक्शन का जो है यहाँ पर जो है इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और तो ये वेव फंक्शन का एज सच फिजिकल कोई मीनिंग नहीं है कि ये कि कुछ बता दे भाई इलेक्ट्रॉन के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, उस तरह से, ये इसका ऐसा एज सच फिजिकल कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जो है ये जो है इसका जो मॉड ऑफ स्क्वायर है, ठीक है, ये मॉड ऑफ स्क्वायर है, ये हाँ इसका ये एक फिजिकल इसका मीनिंग है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, ठीक है, ये बताता है। तो ये यहाँ तक हमने बात की साई के बारे में, वेव फंक्शन के बारे में, सारी चीजें वही हैं, कुछ अलग नहीं है। एन और एम और एल पे ये क्वांटम नंबर जो है स्पेसिफिक, इन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये यहाँ पर इन्होंने बताया द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स इज क्वांटाइज, ये तो हमें मालूम ही था, ठीक है। कैन ओनली हैव सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू, ये तो ई बराबर है न्यू हर एक लेवल के लिए,
हाँ, ये चीज है कि बोर के मॉडल ऑफ एटम से थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई। वो ये तो बता रहे हैं ना कि भाई n = 1, n = 2 सर्टेन, तो ठीक है, नहीं है सर्टेन तो आप नहीं कह सकते, लेकिन वो है तो, है ना, वो उस लेवल की एनर्जी तो रखेंगे। ठीक है, हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लेकिन वो उस प्रोबेबिलिटी में भी जहां पर वो जो पाथ होगा, वो उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जीज इस तरह की होंगी। ठीक है, अब आते हैं, हाँ, नेक्स्ट जो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर अलाउड सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन से जो भी रिजल्ट हमें मिलता है, ठीक है, वो उस तरह से क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में वो हमें रिजल्ट उसमें मिलता है। ठीक है, both the exact position, exact velocity of an electron in an atom cannot be determined simultaneously. The path of an electron in an atom therefore can never be determined or known accurately. ये तो हमने बात कर ही ली। That is why, as you shall see later on, one talks of only probability of finding the electron at different points in an atom. ठीक है, हम probability में ही बातें करेंगे। An atomic orbital is the wave function psi for an electron in an atom. जो atomic orbital है, ठीक है, is the wave function of psi, the wave function psi for an electron in an atom. ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमने यहाँ ये बात करी ली कि साई स्क्वायर जो है इसका फिजिकल मीनिंग होता है, क्योंकि क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, पाई जाने की, इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो बताता है। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबली बी फाउंड। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या संभावनाएं होगी उस रीजन में पता, वो हम कर सकते हैं साई स्क्वायर से। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे हम एन, एल, एम और ये सब की बातें करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है हम जो भी थियरीज हैं सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, अब बहुत ज्यादा रहने गया है। ठीक है, थोड़ा बहुत साई के बारे में बात करेंगे, है ना, और क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द पेशेंस। थैंक यू।